हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, उसके बाद इस सेशन में आप लोग जो है विजिट किए होंगे। तो यहाँ पे हम फ्रांसीसी क्रांति से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी हम एक सीरीज करने वाले हैं, जो कि आज हमारी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद भी हम कुछ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित एक नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित सभी एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बिहार पुलिस हो, चाहे आपका वो आपके बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, जिसमें आपका जूनियर का एग्ज़ाम होता है टीजीटी और पीजीटी में। तो यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी जो आपका टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ, यहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति से देखने को मिलता है। तो इसलिए हम फ्रांसीसी क्रांति से बनने वाले सभी क्वेश्चन को यहाँ पे 1 से 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहना है, जिससे आप लोग पूरे क्वेश्चन को कवर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे और आप एक अच्छे तरीके से जो भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हों उसमें आप लोग नियुक्ति ले पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है प्यारे मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है कि लुई 16 किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16 की बात करें तो लुई 16 जो था वो फ्रांस में बूर्बो राजवंश का एक शासक था, जो कि ये आपका 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। लुई 16 की बात करें तो लुई 16 का जन्म आपसे पूछ लिया जाता है, तो जिसका जन्म 16 अगस्त 1754 को हुआ था। तो इस प्रश्न के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको लेकर यहाँ पे चलना है, जिससे आपको क्लियरेंस यहाँ पे बन सके। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का कौन सा शासक था जिसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। तो इसमें लुई 14 ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। आपको बता दें कि लुई के समय में फ्रांस के सर्वसाधारण को इस बात पर विश्वास दिलाया गया कि मनुष्य जात के लाभ के लिए ही भगवान राजा और अपने प्रतिनिधि बनकर भेजता है। इसलिए लुई 14 ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। यह कथन किसका था? तो लुई 14 का, जो कि फ्रांस का एक शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में कब घटी। गौरवपूर्ण क्रांति की बात करें तो गौरवपूर्ण जो क्रांति थी वो क्रांति में इंग्लैंड में एक रक्तहीन क्रांति थी, जो कि बिना एक रक्त की बूंद बहाए इस क्रांति को अंजाम दिया गया था, जो कि शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। तो ये इंग्लैंड में घटी 1688 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। आप लोग भली भांति इस क्वेश्चन से आप लोग इस क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पे संबंध कर पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, जो कि हमारे संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का जो स्रोत है
वो किस देश के संविधान से लिया गया है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है ये आपके फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, जो कि 1789 में बास्तील के किले को ध्वस्त करके वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्यारे मित्रों, आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि 1856 में हुई पेरिस की क्रांति, सॉरी साथियों, 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो जो 1856 में पेरिस क्रांति, सॉरी साथियों, पेरिस संधि हुई थी, उसका जो है प्रावधान क्या थे, उनमें कौन कौन से प्रावधान थे, ये हमें जानना है। तो उनमें जो प्रावधान किए थे उनमें सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, बिल्कुल। पेरिस की संधि 1856 के तहत काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, बिल्कुल। रूस ने तुर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन हमारा डी उपयुक्त सभी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि पेरिस संधि के दौरान ये तीनों प्रावधान किए गए थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है साथियों, देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम हैं। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ, इसके परिणाम क्या निकल कर आते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके जो परिणाम थे यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन है सामंती प्रथा का अंत किया गया, बिल्कुल। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, बिल्कुल सही है। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन हमारा डी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों का जो है परिणाम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन था? देखिए जैकोबिन क्या था? फ्रांस में जो जैकोबिन था वो फ्रांसीसी के दौरान जैकोबिन क्लब था, एक जैकोबिन क्लब कह लीजिए, या जैकोबिन जो है एक समूह था। तो जैकोबिन समूह का इन जो है 3 विकल्पों में से जैकोबिन समूह का सदस्य कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठ। मराठ की बात करें तो इसका पूरा नाम जो था वो था जीन पॉल मराठ था, जो कि जैकोबिन का एक सदस्य था। यह एक जो है राजनीतिक सिद्धांतकार, पत्रकार और राजनेता था। तो जो कि जैकोबिन जो है जैकोबिन समूह का एक सदस्य था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि इटली में फांसीवाद किस जो है वर्ष समाप्त हुआ था? देखिए इटली में फांसीवाद के जनक की बात करें, आपसे प्रश्न पूछता है कि इटली में इटली में फांसीवाद का जनक कौन था? तो इटली में फांसीवाद का जो जनक था वो था मुसोलिनी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में हो आप, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित आता है, इसमें पूछा जाता है कि मुसोलिनी जो है किस किस वादी का जो है जनक था? तो ये फांसीवादी का जनक था। कौन था? मुसोलिनी। तो इटली में फांसीवादी जो है फांसीवाद का वर्ष जो है समापन, इसका समाप्त किस वर्ष किया गया? तो इसका जो समापन हुआ या इसको समाप्त हो गया तो ये 1943 में इटली में फांसीवाद का समापन हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था, ठीक है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रश्न में आपको खाली स्थान जो है भरना है। तो जो 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार जो है एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था, जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे ले ग्लोब के नाम से जाना जाता है। ले ग्लोब के नाम से जाना जाता है, जो कि 1824 से 1832 के बीच जो है एक
हुआ था ले ग्लोब पेरिस। क्या? ले ग्लोब पेरिस से। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि लुई 16 को अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में कहाँ रखा गया था? ऑप्शन ए है लग्जमबर्ग पैलेस में, सेंट ऑफ चांतिली में, पैलेस ऑफ वर्सेलस में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब लुई 16 को अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ रखा गया था, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस विकल्प में कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि लुई 16 को अप्रत्यक्ष रूप से कैदी के रूप में रखा गया यहाँ पे तुइल रीज में। कहाँ पे? तुइल रीज पैलेस में इसको रखा गया था। इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि लुई 16 को अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में कहाँ रखा गया था, तो इसको रखा गया था तुइल रीज पैलेस में। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न है हमारे भाई बहन कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया था? तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 से स्टार्ट होती है और ये 1799 में जाकर राजशाही के खिलाफ एक विद्रोह था जो कि यहाँ पे ख़त्म होती है। उसी के दौरान जो है 1799 में यहाँ पे नेपोलियन जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, जिसे हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 1799 में बैठता है और 1804 में इसने खुद जो है इसने जो है फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1799 में सत्ता पर काबिज होता है। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों कि हमारा अगला प्रश्न बहुत ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं कई एग्ज़ाम से यहाँ पे रियलाइज़ किया हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लुई 16 का किस राजवंश से संबंध था? लुई 16 अभी मैंने बताया कि फ्रांस का एक शासक था जो कि बूर्बो राजवंश से संबंधित था। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन आंसर भी बता दिया। तो लुई 16 जो है किस राजवंश से संबंधित था? तो ये बूर्बो राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान प्रश्न जो है कभी कभी गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन एक हमारा रिपीट हुआ गया है, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अगला प्रश्न है जो कि रिपीटेड है, लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ? आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के जो है वर्ग नहीं थे? तो देखिए फ्रांस में जो है 3 स्टेट थे जो कि यहाँ पे जो है एक पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था, एक जो तीसरा स्टेट था उसमें व्यवसायी और किसान थे। तो ये 3 वर्गों में विभाजित था। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज में कौन सा वर्ग नहीं था। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे हमारे क्वेश्चन को गलत होने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पूछते हैं, जैसे पूछ लिया कि कौन सा है, नहीं पढ़े तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेट थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी सम्राट जो था वो एक वर्ग नहीं था फ्रांस में 18वीं शताब्दी में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? अभी मैंने हाल ही में इसके पहले एक प्रश्न पढ़ा कि फ्रांस में 3 स्टेट थे, ठीक है, जिसमें एक कुलीन वर्ग था, दूसरा पादरी वर्ग था और तीसरा किसान और व्यवसायी थे। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें किन जो है स्टेटों को करों में छूट प्राप्त थी ये आपको बताना है। तो इसमें किन स्टेट को छूट प्राप्त थी? तो इसमें जो छूट प्राप्त थी, इसमें जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा।
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय स्टेट को जो है यहाँ पे करों में छूट थी। अब प्रथम और द्वितीय स्टेट कौन थे? तो ये पादरी वर्ग थे और कुलीन वर्ग थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? देखिए, अंतिम प्रश्न की बात करें तो हमारा अंतिम प्रश्न है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूला जाता था? क्योंकि जो पहले और दूसरे जो वर्ग थे, स्टेट थे, वहाँ पे कर लगाया नहीं जाता था और केवल किसानों और जो है व्यवसायी पर लगाया जाता था। तो उनमें प्रत्यक्ष रूप से कौन सा कर वसूला जाता था? तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से टाइल जो है एक कर था फ्रांस में, जो कि ये कर वसूला जाता था प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइड की बात करें तो टाइड एक धार्मिक कर था। टाइड एक धार्मिक कर था फ्रांस में। तो यहाँ पे किसानों से वसूले जाने वाला प्रत्यक्ष कर जो है टाइड था और किसानों से वसूले जाने वाला एक धार्मिक कर था, टाइड था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये प्रत्यक्ष था, टाइल था। तो ये आपके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। उम्मीद करते हैं कि ये एमसीक्यू की सीरीज आपको पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइए कि हम एक नेक्स्ट सीरीज आपके लिए फ्रांसीसी जो क्रांति है उसको हम जो है पूरी जो है जितने क्वेश्चन बनेंगे लगभग उसको हम पूरा जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा, जिससे उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और साथियों, कमेंट जितना भी आप कमेंट कर पाएँ उतना कमेंट करिए और आप लोग बताइए कि सर एक नेक्स्ट जो है एक एमसीक्यू की जो है सीरीज लाइए फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद हम ऐसे ऐसे करके जैसे रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, चीन क्रांति, उसके बाद जो है जो है यूरोप में जो है इस तरीके की जो क्रांति हुई उससे संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और 2025 में नियुक्ति ले पाएँ। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।